guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो दोस्तों, हम अपनी इस वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज जो कि विजन IAS के नोट्स हैं उन्हें कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने लेकर आए हैं लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फिलॉसफी ऑफ फासिज्म को और नाजिज्म, नेशनल सोशलिज्म को। कई सारे और टॉपिक्स भी हैं। आइए लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हुए आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। चलिए, तो फासिज्म वगैरह तो हमने बहुत पढ़ा, अभी हम पढ़ते ही आ रहे हैं पिछले 2 लेक्चर्स से। तो आइए समझते हैं इस फिलॉसफी को कि फिलॉसफी क्या है फासिज्म की। दोस्तों, कोई क्लियर डेफिनेशन तो नहीं है फासिज्म की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बड़े बड़े फासिस्ट राइटर्स नहीं रहे, जैसे हमने कम्युनिज्म में देखा था कार्ल मार्क्स वगैरह, जिन्होंने डीपली स्टडी करा, एक थ्योरी दी हाँ फासिज्म की। तो ऐसे मतलब आप समझे, कंफ्यूज मत होइएगा। देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ फासिज्म बिकॉज देयर हैज बीन नो ग्रेट फासिस्ट राइटर लाइक कार्ल मार्क्स फॉर कम्युनिज्म who deeply studied and provided theory of fascism। ठीक है, यहाँ पे कोई क्लियर टेंडेंसी नहीं है फासिज्म का, इतना समझिए। तो यहाँ पे टेंडेंसी है क्या लेफ्ट विंगर्स के बीच में टू लेबल एनीवन, किसी पे भी ये इस बात का लेबल लगा सकते हैं, है ना, टू लेबल एनीवन जो बंदा राइट विंग का हो, है ना, और जिस भी बंदे के राइट विंग व्यूज हो उसे ये फासिस्ट कह सकते हैं। यहाँ समझिएगा यहाँ पे कि ये एक हरकत है लेफ्ट विंगर्स के साथ में कि किसी को भी ये फासिस्ट बोल देंगे जिसके अंदर जो उसकी सोच है या उसके व्यूज हैं वो राइट विंग के हैं। क्लियर? तो बहुत सारी दफा तो ऐसा होता है कि रेडिकलिज्म मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप का देश के अंदर इसे फासिज्म बोल देते थे, वाइल रेडिकलिज्म जो माइनॉरिटी का इसे सेपरेटिज्म बोल देते थे, है ना। तो बहुत बार ऐसा आपको देखने को मिल रहा होगा क्योंकि कुछ क्लियर चीजें हैं नहीं। तो हम सिर्फ यही समझ सकते हैं, एक हमें जो जवाब मिलता है इस सवाल का कि ये फासिज्म क्या है, इस सवाल का जवाब हम तभी यहाँ पे इस हद तक पा सकते हैं कि हम एक्चुअल जो कदम उठाए गए लीडर्स के द्वारा, ठीक है ना, वो कदम क्या थे, who came to be labeled as fascist। ठीक है, जैसे कोई लीडर है और उन लीडर्स को जिनको फासिस्ट कहा गया, और उन लीडर्स ने जो भी अपने कदम उठाए अपने काम करने के तरीकों में, ठीक है, जैसे हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है, तो आप उस तरीके से ही समझ सकते हो कि आखिरकार फासिज्म क्या है। देखिए वही वाली बात है, समझिएगा मेरी बात को, इसको आसानी से और समझाऊं अगर आपको, तो आपको जैसे थीफ की मतलब नहीं पता, ठीक है, चोर का मतलब नहीं पता चोर कौन है। सपोज करिए, अभी अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सपोज करिए आपको चोर का मतलब नहीं पता, तो अब किसी इंसान ने जो कोई हरकत करी जिसकी वजह से उसको चोर कहा जा रहा है, क्या हरकत करी कि उसने घर में जो है किसी की चोरी कर ली, तो उससे हमने अंदाजा लगाया कि चोर ये इंसान हो सकता है जो घरों में या कहीं पे भी चोरियां करता है। ठीक, तो वैसे ही इसको भी समझिए कि जब फासिज्म की प्रॉपर एक डेफिनेशन नहीं मिल पाई तो हमने ये देखा कि जो लीडर्स हैं जिनको फासिस्ट कहा गया उन्होंने क्या कदम उठाए, क्या एक्शंस लिए, उस बेसिस पे हम फासिज्म की डेफिनेशन को पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं। अभी समझ? अब तो कुछ लीडर्स की अगर हम बात करें जिन्हें फासिस्ट कहा गया था, उसमें हिटलर का नाम था जर्मनी से, फ्रांको का नाम था, इनके बारे में हमने बहुत बात करी है लास्ट लेक्चर में, स्पेन से, मसूलिनी का नाम था इटली से, इनके बारे में भी हमने बहुत पहले लेक्चर्स में बात करी थी, सालाजार पोर्टुगल के, और पेरोन अर्जेंटीना के। तो जो टर्म है ना ये फासिस्ट का, इसका मतलब होता है बंडल ऑफ रॉड्स विद अ प्रोड्यूटिंग एक्स। अभी बताती हूँ मैं क्या, जो दिखाता है एक अथॉरिटी को, एक पावर को एशियंट रोमन कंसुल्स के। और ये जो फिगर है आप मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे मानो ये खूब सारे बंडल है, एक गट्ठर है, ठीक है ना, ये गट्ठर है, और इसमें क्या हुआ है, इसमें जो मतलब सपोज करिए कि एक, मैं आप कोशिश करती हूँ यहाँ पे बना के नहीं दिया उसने, सपोज करिए ये गट्ठर है, बहुत सारी रॉड्स का ये एक गट्ठर है। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें साइड में एक देखिए इस तरह से यहाँ रस्सियां बंधी हैं, और इन रस्सियों से यहाँ पे एक एक्स, ठीक है, एक ये देखिए कुल्हाड़ी ऐसे लगी है, ठीक है। अब इस गट्ठर को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए तो और बड़ी बात है ना, ऐसे थोड़ा सा बड़ा सा गट्ठर है।
तो अभी यहाँ पे इसे जो आप देख रहे हो ना, ये फिगर जो मैंने बनाई ना, इसे आप एनालाइज कर सकते हो कि सारे लोग ये गट्ठर की तरह एक साथ आ रहे हैं फ्रॉम ऑल द क्लासेस टू वर्क इन यूनिटी, ताकि ये सारे लोग एक साथ मिलके एकता के साथ काम करें टुवर्ड बिल्डिंग अ ग्रेट नेशन। ठीक है, तो ये दिखाता है इस चीज को। तो ऐसे समझ लीजिए कि एक बार याद है हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को बताया था ना एकता कैसे है, कि भाई सारी गठरी है लकड़ियों की, है ना, उसको कोई नहीं तोड़ पाता। तो वैसे ही खूब सारी गठरी है और एक एक्स है। चलिए, मसूली kept changing his aims। मसूली 1923 से पहले मसूली अपने जो उद्देश्य थे वो बदला करते थे। देखिए, शुरुआत में तो ये वर्किंग क्लास के साथ थे, बट बाद में ये कम्युनिज्म के अगेंस्ट हो गए थे। इसलिए आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि इनका मेन गोल जो था वो था, मेन उद्देश्य इनका था अपने हाथ में पावर रखना, ना कि फासिज्म को इस फैलाना। इसलिए फासिज्म अगर मसूलिनी के उसमें देखें तो ये जो है पुट इन प्रैक्टिस हैज फॉलोइंग बेसिक टेनेंट्स, जैसे कि उनके टाइम भाई एक्सट्रीम नेशनलिज्म, ठीक है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म पे स्ट्रेस डाला गया, फोकस था रीबर्थ पे नेशन की, मतलब मेन जो है वो आपका देश है, ठीक है ना, इन ड्यूस इनटू अ ग्रेट नेशन। इसके अंदर ये था कि भाई इस प्रोपोगेट करना बिलीफ को सुपियोरिटी के एक नेशन की ओवर द अदर नेशन। दूसरी बात, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, मतलब स्टेट कंट्रोल्स और मतलब स्टेट जो है वही कंट्रोल और ऑर्गेनाइज करे एज मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स लाइफ जितना पॉसिबल हो सके। ये इसलिए क्योंकि काफी जरूरी है इंश्योर करना ग्रेटनेस स्टेट की, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट दैन किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। तीसरा, वन पार्टी सिस्टम। तो मसूलनी का जो फासिस्ट स्टेट है इसकी कोई भी जगह नहीं है डेमोक्रेसी में। एंड खासकर अगर हम देखें जो ऐसा हॉस्टाइल कम्युनिज्म है, खासकर स्पेशली हॉस्टाइल टू कम्युनिज्म, मतलब खासकर ये हॉस्टाइल है कम्युनिज्म को लेके, मतलब ये समझिए मसूलनी का जो फासिस्ट स्टेट में बता रही हूँ। अब जो हॉस्टिलिटी है कम्युनिज्म को लेके, यही एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से फासिस्ट रिजाइम को इतनी पॉपुलैरिटी मिली एंड इट स्टोक्ड द फियर ऑफ कम्युनिस्ट टेक ओवर अमंग द मिडिल क्लास। तो यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी है, दैट ऑफ द फासिस्ट, और जो मेंबर्स हैं फासिस्ट पार्टी के वो एलिट्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अमीर ज़्यादा हैं जो नेशन के। उसके बाद कैरिस्टमैटिक लीडर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डाली गई है कैरिज्मा पे, लीडर की जो इतनी पर्सनैलिटी है, ठीक है ना, अपनी बड़ी बड़ी बातों से, स्पीचेस से, अपने बड़े बड़े प्रोपोगंडा से, ताकि एक अच्छी इमेज हो उसकी जनता के बीच में, ठीक है। ही वॉज टू बी प्रोजेक्टेड, ऐसा दिखाया गया कि ये सुप्रीम लीडर है, ठीक है। फिर आई बात ऑटार्की, ये क्या है? ऑटार्की का मतलब होता है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पाना एज अ नेशनल पॉलिसी। उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट को एलिमिनेट करना, ये पॉसिबल होगा एक बार अगर कंट्री इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। क्यों? क्योंकि सारा ही प्रोडक्शन जो है वो करा जाएगा फिर देश के अंदर। अगर सारा ही इकोनॉमिक प्रोडक्शन ये करा जाएगा देश के अंदर, तब देश अपना पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज करेगा कि वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे सके, रोजगार दे सके हर एक देश के नागरिक को। फोकस था इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, ताकि देश अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करे और पैसा कमाए। इसलिए इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी देश की, इस पे ज़्यादा स्ट्रेस डाला गया, और इसे पाने के लिए कंप्लीट कंट्रोल स्टेट का होना ज़रूरी है मार्केट के ऊपर और इकोनॉमी जो है के ऊपर। इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया कि स्टेट का कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि मैम व्हाई डिड फासिज्म ग्रो? देखिए, बहुत सारे थिंकर्स का ये कहना है कि फासिज्म बहुत ज़रूरी, मतलब एक मूवमेंट था मिडिल क्लास के लिए फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग मोर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इसलिए, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ ये भी आर्ग्यू करते हैं कि कैपिटलिज्म की वजह से फासिज्म हो सकता है ना, कैपिटलिज्म में लीड टू फासिज्म। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म का ये एक बेसिक फीचर है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का टू द कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है। तो ये हमने फिलॉसफी ऑफ फासिज्म की बात करी। आइए अब हम नाजिज्म की बात करते हैं। नेशनल सोशलिज्म क्या है थोड़ा समझते हैं। देखिए, नाजिज्म ठीक है, सॉरी फॉर द टंग ट्विस्ट, या नेशनल सोशलिज्म का कुछ लेना देना नहीं है इस कम्युनिज्म से। ये टर्म यूज करा जाता है फासिज्म के लिए एज इट वाज विटनेस्ड इन द हिटलर की जर्मनी में जो हमें देखने को मिला। इसलिए नाजिज्म ये कुछ नहीं है बट एक तरीके का फासिज्म ही है। तो अब कुछ चीजें आप इसके टेनेंट्स देख सकते हो नाजिज्म के, जैसे कि
ये सोशलिज्म के, मार्क्सिज्म के, कम्युनिज्म के अगेंस्ट है। हालांकि हिटलर जब पावर में आया तो वो कंडीशन वर्कर की और उसने इम्प्रूव करी, हमने आपको बताया है लास्ट लेक्चर्स में। तो टर्म ये सोशलिज्म का है, नेशनल सोशलिज्म है, इसे नाजीज ने यूज करा सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को अपनी पार्टी में अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा है एक्सट्रीम नेशनलिज्म। देखिए नाजिज्म को दिखाया गया एक तरीका ऐसा जो ऐसी जिंदगी जीने का तरीका जो पूरी तरीके से आपके देश को बढ़ावा देगा, रीबर्थ करेगा। और इसके अंदर ये था कि सारी वर्किंग क्लास जो है वो एक साथ आए और देश की महानता को, प्राइड को और पहले की तरह रीस्टोर करें। इसलिए क्लास डिफरेंस हमेशा से सेकेंडरी होगा नेशनल इंटरेस्ट के, मतलब सब साथ आओ और देश के लिए काम करो। तीसरा है सिंगल लीडर। यहाँ जरूरत है एक सिंगल लीडर की। जैसे आप हिटलर को इमेजिन करो ना, ऐसा लीडर जिसमें पूरा देश विश्वास रखता हो और ये कंट्री को लीड कर सके टू ग्लोरी। कल्ट ऑफ पर्सनालिटी इसलिए प्रमोट करी गई। एक सिंपथेटिक प्रोपोगंडा, मैंने बताया बहुत बड़ा प्रोपोगंडा बाज था ये हिटलर। लीडर एक ऐसी स्पीचेस करना, उसका हीरोइक पब्लिक इमेज अपनी बढ़ाना। और एजुकेशन सिस्टम ये एक टूल था इंडोक्ट्रिनेशन के लिए, मतलब जैसे ना बच्चों को, ताकि वो अपने आप को जो है लीडर की सर्विस में सबमिट कर दें, जिसे बोलते थे, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ फिर भी, फुरर। वन पार्टी सिस्टम, तो आप जो भी हिटलर को देख के इमेजिन कर सकते हो ना, सब इसके अंदर है। ये मानना था, ये इसलिए था क्योंकि सिर्फ नाजीज रिस्टोर कर सकते हैं जर्मन प्राइड को, और इसलिए सारी पार्टीज खासकर कम्युनिस्ट को हटा देना चाहिए। फिर टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, एक टोटलिटेरियन सरकार जो है जिसका फोकस होगा एफिशिएंसी पे, ऑर्गेनाइजेशन की सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में जनता की, और इंटरेस्ट इंडिविजुअल का हमेशा सेकंड होगा, नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले होगा। हाई रोल प्रोपेगेंडा का रीऑर्गेनाइज करा गया ताकि अपना मैसेज जनता के बीच में, मासेस के बीच में फैला सके। फिर आई बात मिलिट्री स्ट्रेंथ की। देखिए नेशन को के अंदर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होना जरूरी है। पूरी स्टेट को मिलिट्री फुटिंग पे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इसलिए क्योंकि वॉर को एक ऐसा देखा जाता है कि ये महानता है, तभी तो चक्कर में वॉर हुई है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ 1-2, क्योंकि इसको ग्लोरी के तौर पे देखते थे ना, ग्रेटनेस ऑफ द नेशन के तौर पे देखते थे। फिर आई बात रेस थ्योरी की। देखिए यूनिक है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है नाजिज्म का। ये आर्ग्यू करा जाता है कि पूरा ही मैनकाइंड ये दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक है आर्यंस, दूसरे हैं नॉन आर्यंस। आर्यंस थे जर्मन, एंड ये टॉल, ब्लू आई, हैंडसम, मास्टर रेस है ना, ये रूल करने के लिए बने हैं देश में। और नॉन आर्यन जैसे स्लेव्स, एशियन कलर्ड और स्पेशली ज्यूज वगैरह, ये स्लेव्स माने गए है ना, कि इन्फीरियर हैं और लालची हैं। और लालची कौन है, यही दिख रहा है। इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, कि नेशन जो है वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट है। एम है कि बेरोजगारी को हटाना है, डिपेंडेंट जो है नहीं करना इंपोर्ट पे, जितना कोशिश हो सके। स्टेट का एम होगा इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करा जाए, अपना खुद की इंडस्ट्री डेवलप करी जाए, बल्कि दूसरी फॉरेन जो टेरिटरी है उसको भी कब्जा लिया जाए अपने रॉ मटेरियल और रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये सब चीज़ें, उसमें कुछ चीज़ें गलत है, बिकॉज देखिए जब कोई व्यक्ति अपने आप को बेहतर समझता है मानवता में किसी और व्यक्ति से, कलर, हाइट, आंखें का कलर और फलाना पकड़ के मतलब चीज़ों के बेसिस पे, तो ये गलत बात है। ह्यूमंस सब एक समान है, चाहे कोई हाइट हो, कलर हो, पर्सनैलिटी हो, डजेंट मैटर, है ना। नोबडी इज सुपीरियर, नोबडी इज इन्फीरियर ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन और ट्रेड्स। ओके, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, तो मेरी अब ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाती है। चलिए अब आप कहेंगे कि मैम इटालियन फासिज्म और नाजिज्म के बीच में कुछ कॉमनिटी है, कुछ कॉमन चीज़ें हैं, तो बताइए। देखिए नाजिज्म एज हिटलर पुट इनटू प्रैक्टिस एंड फासिज्म इन मसूलनी इटली के कुछ सिमिलर पर्सनैलिटी भी हैं, जैसे कि दोनों का फोकस था एक्सट्रीम नेशनलिज्म पे फॉर द रीबर्थ ऑफ नेशन। दूसरा टोटलिटेरियन सरकार, मैंने बताया, स्टेट की सुप्रीमेसी, वन पार्टी सिस्टम, ये कॉमन फीचर्स हैं, दोनों को मैंने बताया। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एज अ नेशनल पॉलिसी, तो इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट कम करने में जो है ये गोल उद्देश्य अचीव होगा। वॉर का ग्लोरिफिकेशन, फोकस मिलिट्री की बिल्डिंग पे, मिलिट्री की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में देश की, और परसेप्शन की वॉर जो है यही एक तरीका है अगर देश की ग्रेटनेस को रिस्टोर करना है। उसके बाद रेडिकली एंटी कम्युनिस्ट, यूनिटी अमंग ऑल क्लास फॉर अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स, और उसके साथ साथ प्रमोशन कल्ट ऑफ द लीडर का थ्रू
सिस्टमैटिक प्रोपोगंडा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब डिफरेंस भी जान लेते हैं नाजिज्म और फासिज्म के बीच में। देखिए, फासिज्म की अगर मैं बात करूं तो आप कह लोगे कि कैन कॉल्ड एज वेग कंपेयर टू द नाजिज्म। क्यों? क्योंकि नाजिज्म में ज्यादा क्लियरिटी है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल्स जो कि रखे गए हैं नाजिज्म के द्वारा। एक दूसरा पॉइंट डिफरेंस का ये है पॉलिसी जो कि ज्यूस के टुवर्ड्स थी इनकी। इटालियन फासिज्म वो एंटी जूइश नहीं था। मसूलिनी का जो इटली था उसके अंदर कोई एंटी जूइश नहीं सुना होगा या रेसिस्ट नहीं था अंटिल 1938 जब मसूलिनी ने अडॉप्ट करा बाद में हिटलर का एंटी सेमेटिक पॉलिसी, है ना, उनसे सीख के और अपने में लगा दी। तो यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंसेस ये भी हैं किस तरह से हिटलर और मसूलिनी ने फासिज्म को प्रैक्टिस में लाया और फासिज्म की ग्रोथ करी अपनी अपनी कंट्रीज में। लेकिन डिफरेंस समझते हैं क्या है। नाजिज्म जो है, नाजियम ऐसा कह लो, नाजिज्म मैं बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, कमेंट मत करने लगेगा मैम वो तो नाजियम होता है। ठीक है, नाजियम, ठीक है, नाजिज्म मैंने बोल दिया, नाजियम। ओके, नाजिज्म ओके, ठीक है। ये जो फैला वो ज्यादा डीपली फैला और वाइडली फैला जर्मनी के अंदर दैन फासिज्म इन इटली। ठीक है, अभी आपको पता ही है हिटलर को कौन नहीं जानता, मसूलिनी को तो वो पढ़ रहे हैं वही जानते होंगे। ठीक है, तो नाजियम जो है ये बहुत फैला, अच्छे से फैला, वाइडली फैला जर्मनी में दैन फासिज्म इन इटली। जर्मन का जो नाजी सिस्टम था वो ज्यादा एफिशिएंट था, सक्सेसफुल था विद रिस्पेक्ट टू द गोल ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, और हिटलर जो था वो अनएम्प्लॉयमेंट को हटा पाया था। इन कॉन्ट्रैक्ट्स अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था फासिस्ट इटली में एंड ये अपनी इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी को नहीं अचीव कर पाया था। लेकिन आपको भी पता है, मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया कि हिटलर ने जब यहाँ पे ज्यूइश को, है ना, ज्यूस को हटा दिया था नौकरियों से, तो वही उसी से जो वैकेंसी निकली थी उसमें बैठा दिया था इन्होंने नाजीज को, है ना। तो कहने को तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करा और किस तरह से खत्म करा वो तो आपने जान ही लिया। खैर, जो नाजीज थे वो काफी ज्यादा ब्रूटल थे दबाने में, ऑपरेशन में, ह्यूमन राइट्स को दबाने में बहुत हद तक। तो आपने देखा ही है, क्या कंसंट्रेशन कैंप को सेटअप किया गया था हिटलर के द्वारा जहां पे ज्यूस का एग्जीक्यूशन होता था। इवन नॉन ज्यूइश पॉपुलेशन जो थी ना पोलैंड की, उसको भी इस कैंप में भेज दिया गया। उस कैंप में क्या कहानी थी, मतलब क्या बताएं, आपको बताया है मैंने। कैंप में जो लोग थे ना, लेबर था, लेबर थे फॉर फ्री, इनको कोई खाना नहीं मिलता था, बहुत सारे भूख से मर गए, बहुत सारे पॉइजनस गैस चैम्बर्स में भेज दिए गए, है ना। लेकिन ऐसा कुछ इटली में हमें देखने को नहीं मिला। मसूलिनी ज्यादा सक्सेसफुल रहा अपनी पॉलिसी में चर्च को लेके। एक अग्रीमेंट में पहुंचा पोप के साथ 1929 में टू विड्रॉ चर्च फ्रॉम पॉलिटिकल डोमेन एंड बदले में हमें फ्रीडम चाहिए रिलीजियस डोमेन का। हिटलर की देखें तो ये काफी इम्पेशेंट था, इसके अंदर पेशेंस नहीं था ऐसी डिप्लोमेसी का। ये चाहता नहीं था किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस चर्च का सोसाइटी के अंदर, और इसने एक हार्श पॉलिसी ली चर्च को लेके। बहुत सारे मेंबर्स क्लर्जी के इनको मार दिया नाजी इन द नाजी अटेम्प्ट टू सप्रेस द चर्च। और आखिरी में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो हिटलर और मसूलिनी की थी वो अलग थी। इटली में मोनार्की जो है ये लगी रही, कंटिन्यूड एग्जिस्ट, एंड किंग का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा मसूलिनी के रूल को एंड करने में, है ना, बाय ऑर्डरिंग हिज डिसमिसल इन 1943। बल्कि दूसरी तरफ कोई भी अथॉरिटी हिटलर की जर्मनी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डिसमिस या अरेस्ट इसको नहीं कर सकती थी, नहीं कर पाई। तो आगे आते हैं और कॉमन चीजों की बात करते हैं जो कम्युनिज्म और फासिज्म के बीच में है। ठीक है, अभी हमने नाजिज्म जाना, अब हम कम्युनिज्म को जानते हैं। देखिए, हालांकि दो कॉन्सेप्ट काफी एक्सट्रीम ऑपोजिट एंड्स हैं लेफ्ट विंग कॉन्टिन्यूम के, येट ये प्रैक्टिस में रखे जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में। समझते हैं थोड़ी कुछ कॉमन बातें, जैसे कि वन पार्टी सिस्टम, सेल्फ सफिशिएंसी पे, आत्मनिर्भरता पे फोकस, जैसे कि फूड सिक्योरिटी पे, इंपोर्ट को कम करना। उसके बाद ग्रेट नेशन बनाना है ना, या रीबर्थ ऑफ नेशन। टोटलिटेरियन डिजाइन, मतलब हर एक जो एस्पेक्ट है सोशल और इकोनॉमिक लाइफ का लोगों की ऑर्गेनाइज करा गया स्टेट के द्वारा करा जाएगा। स्टेट बताएगी इंडस्ट्री को क्या प्रोड्यूस करना है, इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी। और एग्रेसिव अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, फासिस्ट का ये मानना था कि वॉर को एक तरीका लेके, एक टूल के तौर पे यूज करके, है ना, अपने देश की ग्लोरी को वापस लाएंगे। कम्युनिस्ट का ये मानना था कि वायलेंट रेवोल्यूशन और एक्सपोर्ट अपने रेवोल्यूशन का बाय स्ट्रेसिंग और इंटरनेशनलिज्म। ठीक है, स्टालिन ने फॉलो करा एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी और ये ईस्टर्न यूरोप को अपने इन्फ्लुएंस में लेकर आया और साथ में सपोर्ट भी करा दूसरे नेशंस को, जैसे क्यूबा को, अंगोला को, वियतनाम वगैरह को, इन
स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सटर्नल पावर्स, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये मत कहिएगा मैम आप बार बार कह रही हैं पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि कर चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, तो ये थोड़े डिफरेंसेस भी जान लेते हैं फासिज्म और कम्युनिज्म के बीच में। पहला आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। कम्युनिज्म फॉलो करता है लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को, वाइल फासिस्ट राइट विंग आइडियोलॉजी को। लीडर को एक सुप्रीम के तौर पे, एक कल्ट ऑफ पर्सनालिटी के तौर पे ट्रीट करा जाता है ना फासिज्म के अंदर। एग्जाम्पल, हिटलर ने टाइटल लिया द लीडर का, फुहरर का, और एंड वॉज प्रमोटेड एज मसीहा, है ना, जो जर्मनी को इस दुख दर्द से बाहर लाएगा। बदले में कम्युनिस्ट सिस्टम के अंदर देखा जाए, जो आप रशिया में देखोगे और जर्मनी में देखोगे, नहीं सॉरी रशिया में देखोगे और चाइना में देखोगे, इसने स्टैब्लिश करा एक कम्युनिस्ट पार्टी को सुप्रीम तौर पे। और जब कम्युनिस्ट लीडर जैसे माओ, स्टेलिन, इन्होंने प्रमोट करा कल्ट ऑफ पर्सनालिटी को, तो तब इन लोगों को भी क्रिटिसाइज करा गया पार्टी को दबाने के लिए। इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शंस थे। ठीक है, एक आइडियल कम्युनिस्ट सिस्टम ये ऐसा है जिसमें ये था, मतलब इसमें पार्टी की पूरी विल लगेगी, सारी इच्छा कलेक्टिव लगेगी पार्टी की, है ना, पार्टी सुप्रीम है, कोई लीडर नहीं। ठीक है, वहां पे दूसरा मसला चल रहा है आपका फासिज्म में। तीसरी बात, कम्युनिज्म अगर प्रिंसिपल में देखें तो वॉर के अगेंस्ट था। हाँ, सोशलिस्ट लीडर्स ने फ्रांको प्रूशियन वॉर के अगेंस्ट रखा, रूसो जापान वॉर के अगेंस्ट रहे, वर्ल्ड वॉर 1 के अगेंस्ट रहे, क्योंकि इनको ये लगना था कि वॉर एक बाय प्रोडक्ट होता है कैपिटलिज्म का। हालांकि अगर पहले देखें तो यूएसएसआर और आज के टाइम चाइना एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी रखते हैं, स्टैंड इनका है, दे डू नॉट रिकॉग्नाइज वॉर एज अ नेसेसरी आज भी। लेकिन ये वॉर नहीं कहते। अब अभी की बात तो तुम छोड़ दो, आप लोग छोड़ दो, अभी जो यूक्रेन वाला मैटर इसमें डिस्कस नहीं है, लेकिन तब भी कुछ लीडर्स के, अब आज भी देखिए ना क्या चल रहा है। अब रशिया के लोग रशिया से खुद ही परेशान हो गए हैं। अभी मैं इसको डिटेल में क्या डिस्कस करूं, हाँ, बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं अभी तो, है ना। पुतिन से ही कितने चिढ़ रहे हैं। अभी देखिए ना, जब से ये हुआ है कि अब 3 लाख सोल्जर्स हम वॉलंटरी रखेंगे, तब से लोग कह रहे हैं हम हाथ कैसे तोड़ ले, हम भाग कैसे जाए, है ना, तो लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन फासिस्ट पावर में देखिए तो वर्ल्ड वॉर 2 को एक ऐसा वॉर, मतलब को अनअवॉइडेबल देखा गया था फासिस्ट पावर्स में, फॉर रिस्टोरेशन ऑफ नेशनल ग्लोरी। नेशनल ग्लोरी को वापस पाना है तो वॉर होनी चाहिए, है ना। तो ये फासिज्म का अलग सीन था। इकोनॉमिक सिस्टम जो दोनों फॉर्म ने फॉलो करा, एक मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसमें था कि कम्युनिस्ट का ये मानना था कि कलेक्टिव ओनरशिप वेल्थ की हो, वही जगह फासिस्ट फेवर में था एक प्राइवेट ओनरशिप की वेल्थ की। इवन दो स्टेट का कंट्रोल इकोनॉमिक पॉलिसी पे कंट्री की एक कॉमन फीचर रहा दोनों में। ठीक है, स्टेट का कंट्रोल रहेगा, लेकिन जो है इनका मानना ये था कि भाई प्राइवेट ओनरशिप हो, उनका ये मानना था कि भाई कलेक्टिव ओनरशिप हो। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोल्ड वॉर को डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जॉइन बटन को प्रेस करके आप मेरे काम में मुझे सपोर्ट कर सकते हो। इस लेक्चर को आप देख सकते हो फेसबुक पे भी। इसके अलावा बहुत मोटिवेशनल कोर्स और इंस्टा पे जाके आप क्वेश्चंस वगैरह अटेंड कर सकते हो, बहुत अमेजिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।